नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषण जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे 21 से और 22 जून से रिलेटेड करेंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके न्यूज के फैक्ट के आधारित पर होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या थी। तो आप सभी को पता है प्रतिवर्ष 21 जून को हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या थी, इस थीम के बारे में पूछा है। तो 2026 की थीम थी योगा फॉर हेल्थली एजिंग, मतलब वृद्धावस्था के लिए। किसके लिए? वृद्धावस्था के लिए भी योग, आगे तक के लिए। चलिए इसकी पूरी जानकारी देखें। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम थी योगा फॉर हेल्थली एजिंग रखी गई थी। इसका उद्देश्य यह बताना है कि योग बढ़ती उम्र में भी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और योग से संतुलन, लचीलापन, शक्ति, मानसिक शांति और स्वतंत्र जीवन जीने की क्षमता बढ़ती है। और यह थीम विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थली एजिंग 2021 से लेकर 2030 के लक्ष्यों से जुड़ी हुई भी है। इसे इस तौर पर देखें। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, जो कि आपके कहाँ पर आता है? स्विट्जरलैंड में। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये किया जाना है आपके IIT हैदराबाद में। कहाँ पर किया जाना है? IIT हैदराबाद में। ये आपको याद रखना। अब इसकी फुल डिटेल देखें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद या IIT में देश के पहले परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र, या इसे कोडैन भी कहा जाता है, मतलब सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, इसकी स्थापना यहाँ पर की जा रही है। और इस केंद्र की स्थापना के लिए IIT हैदराबाद ने CEEPL इंडिया और डसाल्ट सिस्टम के साथ त्रिपक्षीय साझेदारी की है। और इसका मुख्य उद्देश्य देश के बढ़ते नागरिक परमाणु क्षेत्र के लिए विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग प्रतिभा और उन्नत डिजाइन क्षमताएं विकसित करना है। आपको याद क्या रखना है? IIT हैदराबाद के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है, या वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। ये मनाया जाता है भाई हर वर्ष 20 जून को। प्रत्येक वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस हम मनाते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे कौन? तो संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और इस दिन का मुख्य उद्देश्य संघर्ष, हिंसा और उत्पीड़न के कारण अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए लोगों के साहस और संघर्ष का क्या करता है? सम्मान करता है। चलिए, चर्चा यहाँ पर UN की हुई है। बात करेंगे UN की स्थापना कही हुई थी 1945 में। ठीक है। अच्छा, इसको कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में आपका क्या है? इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो एंटीनियो गुटेरस। एंटीनियो गुटेरस, ये आपको याद रखना, एंटीनियो गुटेरस। चलिए अगला प्रश्न है बेंगलुरु स्थित सरकारी AI स्टार्टअप सर्वम AI का भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? सर्वम AI ये अभी 130वें नंबर का क्या बन गया भैया? आपका यूनिकॉर्न बन गया है। ये आपको याद रखना है। अब ये है क्या चीज? ये देखिए, ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये सर्वम AI है। ठीक है, जैसा है आपका सर्वम AI जो है आपका इंडिया का न्यूएस्ट AI यूनिकॉर्न बन गया है। तो अभी क्या हुआ है कि सर्वम AI जो सीरीज है, इसमें बी फंडिंग में $234 मिलियन जुटाने के बाद $1.5 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ भारत का 130वां यूनिकॉर्न ये बन गया है। और इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व मुख्य रूप से HCL टेक द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो सर्वम AI जो है, सबसे पहले बात करें तो 2023 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के अनुकूल स्वदेशी AI मॉडल तैयार करना, ये इसका क्या है? आपका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है? सीएजी मतलब महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक, ठीक है। इसने अपनी एक क्या जारी की है भैया, अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के जरिए ये बताया है कि सबसे ज्यादा राजकोषीय घाटा जो है वो किस राज्य में, तो मेघालय में, ठीक है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर सीएजी की मेघालय रिपोर्ट के अनुसार। तो सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में मेघालय ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 8.69% के साथ सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है। अच्छा, शीर्ष राज्य में देखिए तो मेघालय के बाद नागालैंड और सिक्किम का स्थान रहा है। मतलब ये 3 राज्य ऐसे हैं, पूर्वोत्तर राज्य तीनों, जिन्होंने क्या किया है, राजकोषीय घाटा दर्ज किया है। अब सीमा का उल्लंघन कैसे, तो 28 में से 18 राज्यों ने 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 3% राजकोषीय घाटे की जो सीमा है उसको क्या कर लिया, पार कर लिया है। अब बात यहाँ पर सीएजी की आई है, तो इसका संवैधानिक दर्जा क्या है? यह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 के तहत किया जाता है, ठीक है। आपका केग नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है, तो इस बार इसका आयोजन जो किया जा रहा है अपने देश भारत में। कहाँ पर किया जाना है? भारत में। बी आंसर आपका सही है। अब इसकी बात करेंगे तो 14वीं मिस ग्रैंड जो है आपका, इसकी मेजबानी कौन करेगा? आपका भारत देश करेगा। और यह पहली बार है जब भारत इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है, ठीक है। तो ये इस दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है। और इस भव्य आयोजन के मुकाबले सितंबर और अक्टूबर 2026 के दौरान दिल्ली, जयपुर और आगरा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहरों में इसके क्या होने वाले हैं, कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसदान पटरी संकुल किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया? ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। किसको दिया है? जसदान पटरी संकुल। ये राज्य का है, तो गुजरात। कहाँ का है ये? गुजरात का। अब ये जसदान पटरी संकुल है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये देख ली, ये है आपकी जसदान पटरी। ये आप जो सामने इमेज में देख पा रहे हैं, ये जसदान पटरी गुजरात के राजकोट जिले के जसदान शहर की एक सदियों पुरानी पारंपरिक लकड़ी की संदूक है, जो कि क्या हाथों से बनाई जाती है। और सागौन की लकड़ी और जटिल पीतल या तांबे की कारीगरी से बने इस संदूक को हाल ही में उनकी विशिष्ट पहचान के लिए प्राकृतिक या प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत या जीआई टैग इन्हें प्रदान किया गया। आपको याद रखना जीआई टैग कब आया था, आपका एक्ट कब आया था? 2003 में आया था। अच्छा, जीआई टैग से संबंधित अगर हम बात करें पहली वस्तु क्या है, तो वो है आपकी क्या, दार्जिलिंग चाय। क्या है आपकी? दार्जिलिंग चाय। ये दार्जिलिंग चाय जो है ये सबसे पहले से क्या दिया गया था, जीआई टैग दिया गया था। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो 11वें अवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने देशों ने मोबासा की घोषणा की है? ठीक है, इसमें एक ऑप्शन मिस हो जाएगा, यहाँ पर हम 15 की जगह लिख देंगे 16 देश। ठीक है, कितने देश? 16 देश। और यही आपका आंसर हो जाएगा। कितने देश है भी यहाँ पर? 16 देश है जिसने अवर ओशन कॉन्फ्रेंस में क्या लिया है, मोसावा घोषणा को अपनाया है। अब ये है क्या? ठीक है, चल, तो सबसे पहले बात करें 11वें अवर ओशन कॉन्फ्रेंस जो कि मोसाम्बा में घोषणा है, इसको 16 देशों ने अपनाया। और इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य है मत्स्य पालन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाना और अवैध या बिना रिपोर्ट किए गए अनियमित मछली पकड़ने की प्रथाओं के खिलाफ वैश्विक स्तर पर कार्रवाई को मजबूत करना। अच्छा, इसका आयोजन कब हुआ था? 16 से 18 जून। कहाँ पर हुआ था? केन्या में। ठीक है, ये आपका क्या है, तो एक दक्षिण अफ्रीकी देश है। कौन सा देश है भैया? दक्षिण अफ्रीकी देश है। और इस दक्षिण अफ्रीकी देश की बात करें तो ये आप देख रहे हैं लोकेशन, किसकी लोकेशन है? ये केन्या की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे बात करेंगे, पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, अब पूर्वोत्तर है तो सीधी सी बात है, जो 7 स्टेट है इन्हीं में से कोई एक राज्य आपका हो सकता है। ठीक है, तो इन्हीं में से है आपका मेघालय। कौन सा देश है? राज्य आपका मेघालय। और मेघालय में क्या बनने वाला है? सबसे बड़ा ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। चलिए देखते हैं
तो पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन मेघालय राज्य में किया गया है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने री-भोई जिले के भोई रिम्बोंग में इस अत्याधुनिक इकाई का क्या किया है, उद्घाटन किया है। और 32 करोड़ की लागत से बना यह संयंत्र क्षेत्र के लगभग 5500 जैविक किसानों को सशक्त बनाने, जैसे अदरक, हल्दी तथा काली मिर्च जैसे मसालों के प्रसंस्करण में मदद करेगा। ठीक है, कुल मिलाकर ये जो मसाला पार्क अगर कहना चाहिए यहाँ पर बना हुआ है, तो ये मसाला पार्क जो है, यहाँ के जो किसान हैं, इन किसान को जो फसल आप उगाते हैं, इन लोगों को डायरेक्ट ये लेने वाला है। चलिए, ये मेघालय के बारे में थोड़ी सी हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं मेघालय की लोकेशन कहाँ पर है, मेघालय से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो आपने देखा, अगर हम देखेंगे तो बांग्लादेश, यहाँ पर पूरा पूरा बांग्लादेश हमारा लगेगा। और इसी के बाद में असम, और आपका देखा जाए तो एक प्रकार से असम इससे क्या है, सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो मेघालय को उत्तर पूर्व बादलों का घर कहा जाता है। राजधानी यहाँ की शिलोंग है। यहाँ के मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा, और राज्यपाल है CH विजयशंकर। मेघालय के गठन की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को जन्म हुआ था। मेघालय में अंग्रेजी, गारो, खासी, हिंदी ये सारी भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, और लगभग क्षेत्रफल कितना है, तो 22,400 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा है। तो अभी पहला मध्य एशियाई देश है आपका उज्बेकिस्तान, और अभी ये कहाँ पर शामिल हुआ है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के, तो उज्बेकिस्तान पहला मध्य एशियाई देश बन गया है, जो कि 5 जून को आधिकारिक तौर पर NDB का 10वां सदस्य और शेयर धारक बन गया। ये आपको याद रखना है। और इस ऐतिहासिक सदस्यता के जरिए मध्य एशिया में या मध्य क्षेत्र में आर्थिक सहयोग, बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। इसकी स्थापना की बात करें, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम NDB की स्थापना, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो जुलाई 2014 में 6वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान फोर्टालोजा समझौते के माध्यम से हुई थी, और 2015 में पूरी तरह परिचालन में आ गया था। मतलब इन्होंने 2015 से काम करना शुरू कर दिया था। NDB का जो मुख्यालय है संघाई में है, जो कि चीन में स्थित है। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है, दिल्मा रूसेफ, जो कि जुलाई 2030 तक सेवा करने के लिए पुनः निर्वाचित किए गए हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2026 किस देश में शुरू किया गया है। ठीक है, तो अभी मंगोलिया में, कहाँ पर, बी आंसर आपका सही हो जाएगा, मंगोलिया में ये आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में अगर देखें तो ये है क्या, तो यह वार्षिक बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास है, जो कि 20 जून से 3 जुलाई तक उलन बटार के पास 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में आयोजित किया जाना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डेली करेंट अफेयर्स के साथ में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि आने वाले MP ESB का जो पैटर्न चेंज हुआ है, इसमें लगभग आपको 50% जो है सामुदायिक घटनाओं से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस कारण से डेली आपका 10 से 15 मिनट अगर आप करंट अफेयर्स को देते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आने वाले एग्जाम के आते तक आपका ये 25% का जो सिलेबस है यहीं से आपका कवर हो जाएगा, और इसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ पे आपके आने की संभावना है। ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।